जुड़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। करीब 35 मिनट तक फोन पर यह बात चली है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी और भारत ने आतंकवाद पर अपनी बात रखी है। भारत ने दृढ़ता से अपनी बात को रखा। अमेरिका से मध्यस्थता पर कभी बात नहीं हुई। ट्रंप ने कहा कि क्या आप अमेरिका आ सकते हैं, क्या आप कनाडा से अमेरिका आ सकते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका जाने पर अपनी असमर्थता जताई और मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। तो ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत और 35 मिनट दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी ने किया फोन। 35 मिनट बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर G10 में डिस्कशन हुआ। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट की बात। इस दौरान दोनों के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। जानकारी है कि इस कॉल का आग्रह ट्रंप की तरफ से ही किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर जारी जो रस्साकशी है उसके बीच ये दोनों नेताओं की पहली सीधी बातचीत है। जानकारी यह है कि ट्रंप ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वो कनाडा से लौटते वक्त अगर अमेरिका होकर जाए तो उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते पीएम मोदी ने इसमें असमर्थता जताई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न। और सीधे अक्षय का एक बार रुख कर लेते हैं। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त। अक्षय, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली सीधी बातचीत जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पक्ष फिर से स्पष्ट किया। देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप से कनाडा में मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। डोनाल्ड ट्रंप को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन ये समय निकाल करके लगभग कहा जा रहा है कि 35 मिनट तक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, और तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। खास करके ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमला जो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में किया था,
उसको लेकर के चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी जो द्विपक्षीय वार्ता है वही सिर्फ काम आई है, तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता नहीं रही है, ये साफ तौर पर विक्रम मिस्त्री द्वारा कहा गया है। और ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी भी दी है, उनसे बातचीत की है कि हमें क्यों ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा था, क्योंकि पहले ही हमने कह दिया था कि कोई भी आतंकवाद अगर भारत की धरती पर परोसने की कोशिश करेगा हम उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही एक्शन लेने का हमने फैसला कर लिया था और इसी के तहत जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया उसके बाद हमने टेरर बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन थे, टेरर इलाके थे, उन पर ही हमने हमारे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट निपुण जी, ये बातचीत मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ कि ये क्या मैसेज है। देखिए, मैसेज यही है कि जो बातचीत हुई और विवेक मिश्रा जी का जैसे मैं सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत ने कभी भी मीडिएटरशिप स्वीकार नहीं की और हम आगे भी नहीं करेंगे। और जो हमारा शिमला एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट में यही बात लिखी गई थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी मुद्दा होगा, चाहे वो आपका कश्मीर का मुद्दा हो, पीओके को लेकर, जो हमारा कश्मीर है वो तो मुद्दा सोल्ड आउट हो चुका है, या हम बात करें रिवर का मुद्दा हो, तमाम तरह के जितने आतंकवाद के मुद्दे हों, उन सब मुद्दों में हमारी डायरेक्ट बात होगी, बीच में किसी भी तरह के तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है, ये स्पष्ट रूप से बात की गई। और रही बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना, तमाम तरह की बात करना, इन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को पहले से भी हम देखते हैं हमारे विदेश मंत्री के द्वारा, उनके विदेश मंत्री के द्वारा, यहाँ तक कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उन्होंने काफी ज्यादा इसमें रुचि दिखाई थी, उनको तमाम तरह की जानकारी। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है कि दोनों ही देश के जो हेड ऑफ स्टेट हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, भाई डोनाल्ड ट्रंप हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और हमारे पीएम मोदी जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में एक डायलॉग हुआ। डायलॉग में हमने बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया था। ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, जानकारी सबको होती है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो बात हमने रखी वो थी कि टेररिज्म को लेकर हम मजबूती से लड़ेंगे, और टेररिज्म केवल भारत का मुद्दा नहीं है, टेररिज्म जो है वो पूरे विश्व का मुद्दा है। मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ, और जो पीएम मोदी बोल रहे थे उनका कहना सिंपल ये था कि टेररिज्म इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड के इशू है। भारत उसको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, भारत उसको क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो जिस प्रकार की लीडर की होती है बातें, उससे पीएम मोदी ने, और मैं बोलता भी इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, यानी कि प्रोएक्टिव, सेंसिटिव एंड स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात को रखना। और मुझे याद आता है कई बार पीएम मोदी बोलते भी है कि ना आंख उठा के बात करूंगा, ना आंख झुका के बात करूंगा, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। तो 35 मिनट बात होना, ये सब घटनाक्रम दिखाता है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इजराइल ईरान के मुद्दों पर बात हुई है, उस पर भी उन्होंने बात की होगी कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या संभावना है। यूक्रेन वाले मुद्दे पर भी बात हुई होगी। आप जानते हैं कि G7 समिट में पीएम मोदी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, सर मैं इन यूक्रेन, रूस और ये सब वाले मुद्दे पर आऊं उससे पहले, क्योंकि हमने देखा कि बीच में एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि पाकिस्तान के साथ में इतनी करीबियां क्यों, आसिम मुनीर के साथ खाना खाना, मुलाकात, ये तमाम बातों का होना, और इस बीच 35 मिनट की बातचीत, क्या ये 35 मिनट की बातचीत पाकिस्तान के उस एक्शन पर भारी पड़ेगी? देखिए, जो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान का पिछले दिनों पाकिस्तान ने काफी सारे ऐसे स्टेप लिए जो अमेरिका को प्रभावित करने वाले थे। जैसे अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बेटे की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसके बहुत मात्रा में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। उनका जो पूरा पूरा आपका क्रिप्टो करेंसी है उसको पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, मान्यता देंगे। फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ऑफर, मैं तो उसको बोलता हूँ बल्कि अमेरिका को कहीं ना कहीं एक तरह से एक टॉफी च्युइंगम दे दी गई कि हमारे यहाँ बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को लेकर वहां पर आपका टीम भी जा चुकी है। मैं इसी वीक देख रहा था कि अमेरिका की एक टीम गई है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखते हैं तो आपके नेशनल इंटरेस्ट बड़े मायने करते हैं, और अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए। तो ये दूसरा, मैं इसको देख रहा हूं कि अमेरिका पहले से जानता था कि ईरान के ऊपर हमको बहुत बड़े कोई ना कोई एक्शन लेना है, चाहे वो इजराइल लेगा चाहे हम लेंगे। और अगर ईरान पे एक्शन लेना है तो हमको दो जमीन का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो पाकिस्तान की जमीन का या अफगानिस्तान की जमीन का। पाकिस्तान की जमीन जो है वो अमेरिका के लिए पहले से मुहिद है। और आपको याद होगा
जब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था तो उस समय जो नूर खान एयरबेस को लेकर जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरी अपनी भूमिका निभाई, और ये बात भी खबरें बाद में आई कि नूर खान एयरबेस का मैनेजमेंट करने वाला कोई और नहीं, वो अमेरिका है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा, और अमेरिका जो है कहीं ना कहीं चीन को वहां पे काउंटर करना चाहता है। चीन का जो सीपैक है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के आंखों में खटकता है। रीजन एक ये भी है कि ईरान के पर सर इसमें बॉर्डर तो पे एक ये आपका फिर सीपैक एंगल होना, आता है ना तो कि ईरान पर पाकिस्तान अगर के ऊपर कोई तो चीन की कृपा पहले से ही है, वहां पर चीन जी पाकिस्तान जी दोनों का तो वही साथ आ जाना, ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक तौर पर इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराना ये इंपॉर्टेंट था। और क्या हम ये मानकर चलें कि वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो भी जताया गया होगा इस बातचीत में? देखिए, सीपैक को लेकर तो हमारा पहले से स्टैंड रहा है। सीपैक को लेकर हमने कहा कि इट इज द अगेंस्ट ऑफ आवर सोवरेंटी, क्योंकि वो हमारे पीओके से आ रहा है, और पीओके जो है वो इनलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कोई भी अथॉरिटी नहीं बनती कि वो चीन को इस प्रकार की मान्यता दे। और चीन ने भी इनलीगल ऑक्यूपेशन वाले एरियाज पर आकर आपका सीपैक बनाया है, तो उसको तो हम इनलीगल करार देते हैं सीपैक को, कि वो लीगल नहीं है। रही बात देखिए अमेरिका की, अमेरिका और चीन इन दोनों के बीच की फाइट है कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खास तौर से हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, वहां पर अपना अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं। अमेरिका ये देख रहा था पिछले कई सालों से कि चीन जिस प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इस रीजन के अंदर, उसका इम्पैक्ट अमेरिका पर पड़ सकता है। और देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जब दो महाशक्तियां लड़ेंगी तो हमें टेंशन क्या लेनी है। हमारा तनाव क्या है? हमारा तनाव तो ये है कि पाकिस्तान की ओर से हमारे अगेंस्ट टेररिज्म ना आए, और वो टेररिज्म वाली जो एक्टिविटीज हैं कहीं ना कहीं चीन के सपोर्ट में ज्यादा हो रही थी। तो मैं मानता हूं कि अगर अमेरिका वहां पर जाता है तो एक बैलेंसिंग कॉज की तरह, एक बैलेंसिंग पावर की तरह जाता है। और देखिए, इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन तीनों को अगर आप हाइब्रिड करेंगे तो उसको हाइबरनेट करके आप पॉलिसी को देखेंगे कि ईरान को अगर कंट्रोल करना है, अमेरिका को, इसराइल को, तो जरूरी है कि इस रीजन के ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए अमेरिका का। तो इसको एक बड़े कैनवास पर देखेंगे तो अमेरिका एक बड़े मंसूबे में लेके चल रहा है। और रही हमारी चिंता भी, हमारी चिंता इतनी है कि अगर आप ईरान पर कोई एक्शन लेते हैं तो हमारा ट्रेड रूट बंद नहीं होना चाहिए, हमारा जो फ्लाइट रूट है वो बंद नहीं होने चाहिए, हमारा जो ऑयल रूट है वो बंद नहीं होना चाहिए। हमारी टेंशन इतनी है, और उसका इम्पैक्ट हम पर ना पड़े। ईरान से जो हमारे इंडियंस आने हैं वो सेफली आ जाए। ईरान से अगर किसी तरह का कोई भी एक्शन होता है, वहां पर अगर कोई एटॉमिक अटैक से कोई बात होती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम पर भी पड़ेगा, क्योंकि ईरान और हमारा बीच में दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। ईरान के साथ 70 साल पहले हमारा बॉर्डर शेयर करते थे। पाकिस्तान से पहले तो हम ईरान का बॉर्डर हमारा था, पर्शियन बॉर्डर पूरा पूरा था। तो ईरान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस भी हैं, और ईरान में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका इम्पैक्ट भारत में पड़ता है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम रहते हैं। हालांकि सुन्नी मेजोरिटी, बड़ी आबादी, मेजोरिटी पॉपुलेशन है, लेकिन शिया की भी आबादी हमारे यहाँ पर कम नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि बड़ा कहता है कि गुत्थी हुई चीजें हो जाती हैं यहाँ पर जब हम एशिया में देखते हैं। तो वेस्ट एशिया और साउथ एशिया, आप देखेंगे कि वेस्ट एशिया शुरू हो जाता है ईरान से, इधर साउथ एशिया शुरू होता है पाकिस्तान से। जी यही आपने बहुत बारीकी से इसको समझाया, और आप ये कह रहे हैं कि इसको लार्जर कन्वेस्ट पर ही हमको देखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ भारत और पाक की बात नहीं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी घटनाक्रम चल रहा है उस लिहाज से बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन एक चूंकि प्रोटोकॉल होता है तो हमने अपनी बात, अपने देश के हक की बात को भी ट्रंप के सामने रखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये प्रोटोकॉल के तहत होता है। अब देखिए, अपनी बात को दृढ़ता से रखना। जिस प्रकार से एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका वाकया हुआ G7 समिट का, मुझे तो मजाक सा लगा। आप सोचिए, G7 कंट्री में जो सबसे ताकतवर कंट्री है वो बीच में G7 की समिट छोड़ के चला गया। और फिर आप देखिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो उस पर चुटकी लेते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप गए हैं वो इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका सीज फायर कराने गए हैं। वो चुटकी क्यों ली कि भाई वो रशिया में नहीं करा पाए, वो आपका इजराइल हमस में नहीं करा पाए, भारत पाकिस्तान में क्रेडिट जीवी बनने का प्रयास किया। तत्काल डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन आता है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ पता तो है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं G7 की जो यूनिटी थी वो यूनिटी अब नहीं है। दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, और बहुत ही है ना हल्की लैंग्वेज का प्रयोग जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने किया और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, दोनों ने क्रिया प्रतिक्रिया की।
तो मुझे लगता है कि उस वैक्यूम को भी भारत कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का भारत से बात करना, पीएम मोदी से बात करना, ये भी दिखाता है कि जिस प्रकार G7 में हमने बायलिटरल डायलॉग्स किए, और बायलिटरल डायलॉग्स करके यूक्रेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, हम मैक्सिको की बात करें, सभी कंट्री के साथ पीएम मोदी ने, साउथ कोरिया के साथ हमारे पीएम मोदी ने सबसे बात की, और सभी के साथ अच्छी अच्छी डील्स हुई हैं। किसी के साथ इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, किसी के साथ एनर्जी की बात हुई है, किसी के साथ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, किसी के साथ डिफेंस की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्यारा दोस्त एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे हाथ से निकल जाए, चलो यार बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल नाराज हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं मजबूर हुए होंगे, जिस प्रकार फ्रांस के, कनाडा के पीएम मोदी के साथ जो जुगलबंदी देखने को मिली। कनाडा वो जो जस्टिन ट्रूडो के समय संबंध खराब करने में लगा हुआ था, आज वो कनाडा कह रहा है कि हम भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। वो इंटेलिजेंस शेयर किसके लिए होगा? डेफिनेटली खालिस्तान के लिए होगा, खालिस्तानी जो वहां बैठे हुए हैं उनके लिए होगा। तो ये एक बड़ी बात है, मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी का इन देशों का दौरा कई मायनों में बहुत ही खास है, और इसको एक स्ट्रैटेजिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है हर मायने में। वो चाहे ट्रेड की बात हो, वो चाहे इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर हमारे बात रखने की बात हो, हर मायने में। जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक रूप से भी हम देखेंगे, हम ट्रेड के रूप में भी देखेंगे, और हम इसको डिप्लोमेटिक रूप से भी देखेंगे। देखिए साइप्रस पहले गए, उसके बाद G7 की समिट में गए, आज प्रधानमंत्री जी कहां पर हैं। तो ये भी बहुत बड़ा आपको दिखाई देता है कि क्या हम लोग मैसेज दे रहे हैं। आज भारत की डिप्लोमेसी एक गुड प्लेयर की तरह से है। टर्की हमारे मामलों में इन्वॉल्व हुआ, हम साइप्रस गए, साइप्रस को पूरा आश्वासन दिया, और ये तक कहा कि साइप्रस का जो उत्तरी साइप्रस जो टर्की ने कब्जा किया हुआ है, हम इस मुद्दे को इंटरनेशनल डायस पर यानी यूएन तक में उठाएंगे। पीएम मोदी को साइप्रस क्या करता है, आपका ग्रेटर सिविल यानी कि उनका जो हाईएस्ट सिविल ऑनर था वो पीएम मोदी को मिलता है। आज क्रोएशिया गए हैं, तो मैं देख रहा हूं कि हर लिहाज से, चाहे हम इसको डिप्लोमेटिक तरीके से देखें, स्ट्रैटेजिक देखें, या हम लोग इसको ट्रेड डील के मामले में देखें। और देखिए भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है इस समय, चिंता क्या है? चिंता ये है कि हमको एनर्जी चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और साथ ही ग्लोबल साउथ की लीडरशिप। पीएम मोदी ने अपने वक्त में साफ कहा कि देखिए हम जो ग्लोबल साउथ है उसका मुद्दा उठाते रहेंगे। ये मैसेज पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ में गया है कि आज भी भारत इतने बड़े मंच पर बैठने के बाद हमको भूला नहीं है। तो ये जो क्रेडिटेबिलिटी भारत ने बनाई है अपनी, उस क्रेडिटेबिलिटी का भी एक प्रदर्शन था इस पूरी जो यात्रा पीएम मोदी की थी, इसमें पूरा पीएम मोदी ने उसको करने का प्रयास किया। ग्लोबल साउथ में एक बड़ा मैसेज है, मिडिल ईस्ट में तनाव पर भी भारत ने कह दिया कि आतंकवाद का जो भी साथ देगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने पर भी पूरा फोकस है। अब ये जो पीएम मोदी का क्रोएशिया दौरा है, इसको किस तरीके से समझा जाए, ये किन मायनों में खास है? देखिए क्रोएशिया की अगर हम बात करते हैं, मैं तो हल्का सा पाकिस्तान पे व्यंग इस पे करता हूँ। क्रोएशिया है कहाँ पर, जो हम बार बार आपने कभी चर्चा की होगी, हम लोग चर्चा करते हुए आए हैं। मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन होना चाहिए। बाल्कनाइजेशन मतलब जैसे बाल्कन नेशन आपस में टूटे और वो अलग अलग एथनिसिटी के बेस पर टूटे, तो वही पाकिस्तान की स्थिति है। तो मैं तो उस संदर्भ में पाकिस्तान को देखता हूँ कि तुम्हारे तोड़ने की योजना को लेकर पीएम मोदी गए। लेकिन ऐसा चलिए कि ये तो एक अलग मजाक की बात हो गई। बात यह है कि देखिए क्रोएशिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी हमको अच्छे खासे ट्रेड और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी, और जिस प्रकार से हाल के दिनों में हमारे जो संबंध जो है, देखिए हमारे जो रिलेशन आज की तारीख में है, हमने कोशिश ये की है कि जब ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट यानी कि ईयू से ब्रिटेन बाहर हुआ, पहले क्या था कि हमारे जो रिलेशन थे वो बहुत सीमित से थे। सीमित किससे? कि हम ब्रिटेन से बात कर लिए, ब्रिटेन के साथ सारे यूरोपीय देशों से ब्रिटेन खुद बात कर लेता था। लेकिन हुआ ये कि उसके बाल्कनाइजेशन को, मतलब आपका ब्रेक्सिट के बाद भारत ने बायलैटरल रिलेशंस को यूरोप के अलावा वेस्ट एशिया वहां पर और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया है। और हाल के दिनों में आप देखेंगे लगातार हम लोग हर तरीके से, अगर कहीं भी कोई भी कमी रह रही है, हमको लगता है उम्मीद कि यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकते हैं, यहाँ से हमको मिल सकता है कि यहाँ से हमको टेक्नोलॉजी मिल सकती है, यहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो उन सबको लेने का प्रयास भारत के द्वारा आज हर नेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो आप जब क्रोएशिया के दौरे में पीएम मोदी गए हैं, तो आप उसी श्रृंखला में इसको देखें कि पीएम मोदी एक बड़ी भूमिका को लेकर वहां पर इन्वेस्टमेंट वहां से आए, टेक्नोलॉजी वहां से आए, उसको देख सकते हैं। जी।
और सबसे बड़ी बात कि चाहे छोटे से छोटा देश हो या फिर बड़े से बड़ा देश, प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहाँ के नेताओं से मुलाकात करते हैं और ये एक बहुत बड़ा संदेश होता है कि हम सबका सम्मान करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो देखिए, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अपने आप में बहुत ही खास माना जा रहा है और पीएम मोदी की ट्रंप से बातचीत का जिक्र भी हमने आपको किया और उसी पर ये पूरी चर्चा भी रही कि पीएम मोदी की ट्रंप से बातचीत के मायने आखिरकार क्या हैं।